दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए चुप हो जाएं। एक छोटे से गांव चांदपुर में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम सलीमा था। उसके साथ उसकी 7 बेटियां रहती थीं। उसका कोई बेटा नहीं था और वो अपनी बेटियों के सहारे ही जी रही थी। गांव वाले कहते थे कि सलीमा की 7 बेटियां बहुत सुंदर और सीधी थीं। वो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थीं। सलीमा ने बहुत मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया था ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। सलीमा की बड़ी 4 बेटियां अचानक पेट से हो गईं और हैरानी की बात यह थी कि उन चारों को खुद नहीं पता था कि उनके साथ ये कैसे हुआ। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता जरूर कोई राज छुपा है, कोई कहता ये घर में ही कुछ गलत हुआ है। जब ये बात और फैली तो गांव के लोग सलीमा को लेकर शहर के राजा आरिफ के दरबार में पहुंचे। राजा आरिफ अपने दरबार में बैठा लोगों की बातें सुन रहा था। तभी सलीमा रोती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर डर और दुख साफ दिख रहा था। राजा ने उसे देखा और नर्म आवाज में पूछा, अम्मा क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सलीमा ने चारों तरफ देखा। दरबार में बहुत लोग खड़े थे। वो कुछ पल चुप रही। तभी वजीर हामिद ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अम्मा जो कहना है साफ कहो, यहां सब राजा के अपने लोग हैं। सलीमा ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर मैं बेवा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। जो बात मैं कहने आई हूं वो सबके सामने नहीं कह सकती। अगर मैंने यहां सबके सामने कहा तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई आधी रात को हमारे घर में ना घुस आए। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने देखा कि और भी लोग बड़े बड़े मसले लेकर आए थे और सबने सबके सामने अपनी बात कही थी। लेकिन ये औरत क्यों डर रही है? राजा ने समझाते हुए कहा, अम्मा यहां सब मेरे भरोसे के लोग हैं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आप खुलकर कहिए। लेकिन सलीमा रो पड़ी और बोली, नहीं हुजूर, मैं आपसे अकेले में ही बात करूंगी। तब राजा आरिफ अपनी जगह से उठा और बोला, इस औरत को मेरे निजी कमरे में ले जाओ ताकि ये आराम से अपनी बात कह सके। 2 सिपाही सलीमा को लेकर अंदर गए। कमरे में पहुंचकर राजा ने दरवाजा बंद कराया और नर्म आवाज में कहा, अम्मा अब डरने की जरूरत नहीं है, बताइए आपकी क्या परेशानी है? और यहीं से उस राज की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम सलीमा था, राजा आरिफ के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राजा घबरा गया और जल्दी से उसे उठाते हुए बोला, अम्मा आप संभलिए और मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरी हुकूमत में कोई औरत इतना दुख लेकर जिए और मैं उसका दुख दूर न कर सकूं। आप निडर होकर सब बताइए। सलीमा ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, हुजूर मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे पति को गुजरे कई साल हो गए हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के बड़े घरों में जाकर बर्तन धोती हूं, कपड़े धोती हूं और झाड़ू पोछा करती हूं। वहां से जो बचा हुआ खाना मिल जाता है और जो मेहनत के पैसे मिलते हैं उसी से अपना घर चलाती हूं और ऊपर वाले का शुक्र करती हूं। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मैं गरीब हूं। मेरी 7 बेटियां घर में ही रहती हैं, सिर पर दुपट्टा रखती हैं और बिना जरूरत बाहर नहीं जाती। मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन मेरी बड़ी बेटी आयशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करके कहा कि आपकी बेटी पेट से है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। मैं उसे घर लाई और गुस्से में उसे डांटने लगी कि बताओ ये बच्चा किसका है, तुमने ऐसा क्या किया है? आयशा रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई, मैंने किसी से बात तक नहीं की, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। सलीमा ने राजा की तरफ देखकर कहा, हुजूर मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है, मैं उसकी आंखें पढ़ सकती हूं। मुझे लगा वो सच कह रही है। कुछ दिन बाद मुझे यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही। हम चुप रहे और 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। मजबूरी में हमने उस बच्चे को भी अपना लिया,
लेकिन अभी हम समझ ही रहे थे कि 2-3 महीने बाद मेरी दूसरी बेटी नाजिया भी बीमार हुई। जब उसे भी डॉक्टर के पास ले गई तो उसने कहा यह भी पेट से है। यह सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं घर आकर देर तक सोचती रही कि आखिर ये सब। हर रात दुआ की कि मुझे पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी नाजिया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके कुछ समय बाद मेरी तीसरी बेटी सायरा भी पेट से हो गई। और फिर तो हद हो गई जब मेरी चौथी बेटी हिना, जो सिर्फ 14 साल की थी, वो भी उम्मीद से हो गई। मैं तो टूट गई हुजूर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे छोटे से घर में ये क्या हो रहा है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सलीमा ने आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर। आप मेरी बेटियों के गुनहगार को पकड़िए। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कौन है और कब हमारे घर आता है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा, तुम अब आई हो। जब चौथी बेटी के साथ भी ये हो गया, तुम्हें तब आना चाहिए था जब पहली बार ऐसा हुआ था। अगर उस वक्त तुम बताती तो शायद बाकी बेटियां बच जाती। लेकिन तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से चुप रह जाते हो और फिर यही चुप्पी तुम्हें अंदर से खाती रहती है। जब बात सहन से बाहर हो जाती है तब दरबार का दरवाजा खटखटाते हो। सलीमा ने सिर झुका लिया और बोली, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले आना चाहिए था, पर अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब बस इतना कीजिए कि उस इंसान का पता चल जाए। राजा आरिफ दिल का नरम था। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह तुम्हारी नहीं, मेरी परेशानी है। मैं कैसे चैन से सो सकता हूं जब मेरी हद में कोई गरीब औरत इस तरह रो रही हो। अगर मैं चुप रहा तो मेरे राजा होने का क्या मतलब। तुम निडर होकर घर जाओ। अब मैं खुद पता लगाऊंगा कि ये कौन है। सलीमा अपनी चादर ठीक करती हुई चुपचाप वहां से निकल गई और अपने गांव लौट आई। राजा वापस दरबार में बैठ गया और बाकी लोगों की बातें सुनने लगा, पर उसका मन बार बार उसी औरत की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि जब तक इस राज का पता नहीं चलेगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब वो लोगों के मसले सुनकर आखिर में अकेला हुआ तो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अब वो इस मामले को खुद देखेगा। जब राजा आरिफ दरबार से खाली हुआ तो उसने तुरंत अपने खास वजीर हामिद को अपने कमरे में बुलाया। वजीर ने जैसे ही राजा के चेहरे पर चिंता देखी, वो घबरा गया और बोला, हुजूर, वो बुरी औरत ऐसी कौन सी बात कह गई कि आप इतने परेशान दिख रहे हैं। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, हामिद, मेरी हद में ऐसे लोग भी हैं जो इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और उन्हें यह भी डर नहीं कि जब उनका सच हमारे सामने आएगा तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। वजीर ने हैरानी से पूछा, आखिर मामला क्या है। तब राजा ने उसे सलीमा और उसकी 4 बेटियों की पूरी कहानी सुना दी और कहा, कोई दरिंदा है जो उस औरत के घर में दीमक की तरह लगा हुआ है। उसने 4 बेटियों की जिंदगी खराब कर दी। 3 के बच्चे भी हो चुके हैं और चौथी अभी छोटी है। बाकी 3 भी खतरे में हैं। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और कब आता है। दोनों कुछ देर सोचते रहे। फिर वजीर धीरे से बोला, हुजूर, मेरे मन में एक तरकीब आई है। राजा ने तुरंत कहा, जल्दी बताओ, क्या तरकीब है। वजीर इधर उधर देखकर बोला, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ही कहूंगा। और वो झुककर राजा के कान में अपनी योजना बता देता है। राजा के चेहरे पर हल्की सी सख्ती के साथ संतोष भी दिखा। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ये काम आज ही होगा। उसी रात करीब 9 बजे वजीर एक बकरी लेकर सलीमा के घर पहुंचा। सलीमा ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर चौंक गई और बोली, वजीर साहब, आप इस समय मेरे घर क्यों आए हैं और ये बकरी किस लिए लाई है। वजीर ने शांत आवाज में कहा, जो बात आप राजा को बताकर आई हैं उससे वो बहुत परेशान हैं। ये बकरी उसी काम के लिए है। आप मुझे अंदर आने दें, फिर सब समझाऊंगा। अंदर आकर उसने धीमे स्वर में कहा, आज हम इस बकरी को चारा बनाकर उस दरिंदे को पकड़ेंगे। तुम लोग कुछ मत बोलना, बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। रात को आराम से सोने का नाटक करना। अगर हमारी तरकीब काम कर गई तो सच सामने आ जाएगा।
फिर वो बकरी को लेकर छत पर गया और उसे एक कोने में बांध दिया ताकि उसकी आवाज दूर तक जाए। इसके बाद वो चुपके से नीचे उतरा और घर से बाहर निकल गया। जाते समय उसने सलीमा और उसकी बेटियों से कहा, डरना मत, हम पास ही रहेंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बाहर आकर उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया और धीमे स्वर में उन्हें भी अपनी जगह समझा दी ताकि आज की रात उस राज का पर्दा उठ सके। वजीर ने जाते समय 2 सिपाहियों से साफ कहा कि इस बूढ़ी औरत सलीमा के घर के चारों तरफ छुपकर पहरा लगाओ और ध्यान रहे घर के अंदर से ऐसी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चले कि हमने जाल बिछाया है। उसने सलीमा और उसकी बेटियों को भी लेकिन दरवाजे पर 2 सिपाही पहले से खड़े थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था ताकि कोई पहचान न सके। जब सिपाहियों ने उसका कपड़ा हटाया तो सलीमा और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। सुबह होते ही दरबार लगा। उस आदमी के हाथों में हथकड़ी थी और वो घुटनों के बल राजा के सामने बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था। सलीमा और उसकी 7 बेटियां भी वहां खड़ी थीं। राजा ने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया। अब वहां सिर्फ राजा आरिफ, वजीर हामिद, सलीमा, उसकी बेटियां और वो पकड़ा गया आदमी मौजूद थे। राजा ने सख्त आवाज में कहा, क्यों, अब तो बता दे, क्या तुझे मेरा डर नहीं था? जब तेरा सच सामने आएगा तो तेरी सजा मौत से कम नहीं होगी। राजा आरिफ ने सिपाहियों को सख्त आवाज में कहा कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाओ ताकि मैं भी देखूं कि मेरी हद में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो एक मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दे। जैसे ही सिपाहियों ने उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया, सलीमा आगे बढ़ी और उसके मुंह पर थूक दिया और बोली, है दरिंदे, तुझे शर्म नहीं आई? ये तेरी सगी भतीजियां हैं। चाचा बाप जैसा होता है और तूने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। उसने गुस्से में अपने देवर के गाल पर थप्पड़ मारा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से से कहा, अगर कोई गैर होता तो भी बड़ा जुर्म था, लेकिन तुम तो इनके सगे चाचा हो। तुम्हारा फर्ज था कि इनके रिश्ते देखो, इनकी हिफाजत करो और तुम ही इनकी इज्जत लूटते रहे। वो आदमी सिर झुकाए खड़ा था। फिर भी उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं। ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखल ना दें। यह सुनकर राजा ने तलवार निकालकर उसके सिर पर रख दी और बोला, सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हम 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वो मेरा ख्याल रखता था, लेकिन शादी के बाद उसका ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर ज्यादा हो गया। मुझे लगा वो मुझसे दूर हो गया। मेरे दिल में उसके लिए जलन और नफरत पैदा हो गई। धीरे धीरे मैं उसकी बीवी और बेटियों से भी नफरत करने लगा। फिर एक दिन मेरा भाई दुनिया से चला गया। जब उसकी बड़ी बेटी जवान हुई और बहुत सुंदर दिखने लगी तो मेरा दिल बिगड़ गया। मेरी सोच गंदी हो गई। मैंने अपनी भाभी से कहा कि बेटी की शादी कर दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता तो मेरे अंदर बुरी सोच उठती। मेरा दिल कहता कि अगर इनकी शादी कहीं और हो गई तो ये मेरे हाथ से निकल जाएंगी। इसी बुरी सोच ने मुझे अंधा कर दिया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे ऐसी जड़ी बूटी ली जिसे सूंघने से इंसान गहरी नींद में चला जाए और कई घंटों तक होश में ना आए। फिर मैं रात को छत के रास्ते घर में आता। भाभी और लड़कियों को वो जड़ी बूटी सूंघा देता और वो 4-5 घंटे तक बेहोश रहती थीं और मैं अपनी गंदी हरकत करता रहा। उस आदमी ने सिर झुकाकर आगे कहना शुरू किया कि जिसके साथ मुझे गंदी हरकत करनी होती थी उसके साथ कर लेता था और फिर उसे उसी हाल में छोड़ देता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं उसके कपड़े ठीक कर देता था और चुपचाप वापस अपने घर चला जाता था। सुबह जब मेरी भतीजियां उठती थीं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि रात को उनके साथ क्या हुआ है और मैं कई सालों से यही करता आ रहा था। अगर आज रात छत पर बकरी को देखकर मुझे समझ आ जाता कि ये मुझे पकड़ने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस लौट जाता। मैंने सोचा था
कि भाभी ने दूध के लिए बकरी खरीदी होगी और छत पर बांध दी होगी। मेरा ध्यान तो अपनी गंदी सोच में था, इसलिए मैंने बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये सब सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। जब उसने अपना सारा जुर्म मान लिया तो राजा आरिफ ने वजीर हामिद की तरफ इशारा किया। वजीर ने बिना देर किए तलवार निकाली और उसी समय उस जालिम चाचा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। इस तरह उसे उसके गुनाह की सजा मिल गई। राजा ने सलीमा की तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, अम्मा, अगर आप पहले बता देती तो आपकी बाकी बेटियां ये दुख न सहतीं। लेकिन अब मेरा वादा है कि आपकी इन चारों बेटियों को वो खुशियां मिलेंगी जिनकी वे हकदार हैं। उसी समय राजा ने अपने 4 समझदार और नेक सिपाहियों को बुलाया और उनसे उन चारों लड़कियों की शादी करवा दी और साथ में अच्छा खासा धन और जरूरी सामान भी दिया ताकि वे नई जिंदगी शुरू कर सकें। सलीमा रोते हुए राजा का शुक्रिया अदा करने लगी। राजा ने कहा, अब आप बेफिक्र रहें। जब आपकी बाकी 3 बेटियां बड़ी हो जाएं तो मुझे खबर कर देना। मैं उनके लिए भी